गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चालू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का यूनिट 4, ठीक है, जिसमें हम लेंगे क्षेत्रीय असंतुलन। हम लोग आज पढ़ेंगे रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। तो क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, चलो हम देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, खनिज क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ आदि, ठीक है। जब एक अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र में विकास हो रहा है किंतु अन्य क्षेत्र पिछड़ी रह जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है किंतु औद्योगिक क्षेत्र हुआ, खनिज क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ जिसमें विकास नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होगी, ठीक है। किसी भी देश या प्रदेश में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास करना संभव नहीं हो पाता है। कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास तभी संभव हो पाएगा जब वहां उपजाऊ मिट्टी और जल स्रोत उपलब्ध हो। उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में विकास कब होगा, जब वहां पे कच्चा माल उपलब्ध हो। उसी प्रकार खनिज क्षेत्र में विकास कब होगा, जब वहां पे विशेष रूप से खनिज संपदा उपलब्ध हो। इस प्रकार से सभी क्षेत्र में एक समान विकास करना कभी भी संभव नहीं हो पाता है। अगर हम क्षेत्रीय असंतुलन को एक सरल परिभाषा के रूप में अगर हम देखते हैं तो असंतुलन से आशय क्षेत्र विशेष में उपलब्ध क्षमताओं या संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद उनका विकास न होने से ही क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है, ठीक है। हमारे पास संसाधन उपलब्ध है लेकिन हम विकास नहीं कर पा रहे, वही क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय असंतुलन कहलाएगा। हम देखते हैं आगे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो कितने प्रकार से इसके कारण है। विकासशील देशों में क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होने के प्रमुख मुख्यतः 4 कारण या 4 भागों में डिवाइड किया गया है उसके कारणों को, जिसमें पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है प्राकृतिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण, चौथा है सामाजिक कारण, जिसमें हम लोग सबसे पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे पूंजी की प्राप्ति सुविधाएं, ठीक है। पूंजी की प्राप्ति सुविधाएं हम लोग पहला कारण पढ़ेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की आय में असमानता होती है, ठीक है। मतलब एक देश में निवास करने वाले लोगों की सभी छोटे बड़े अगर हम देखेंगे सभी की आय इक्वल तो नहीं हो सकती, सभी की आय अलग अलग होती है। इसका परिणाम क्या होती है, उनकी बचत करने की शक्ति और विनियोग करने की और पूंजी उपलब्ध करने की क्षमता, मतलब क्षमता में भी समानता नहीं होती है, अलग अलग होती है। इतना ही नहीं, जहाँ पे पूंजी उपलब्ध कराने वाले संस्थागत संसाधनों का वितरण समान नहीं होता है, जैसे कि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अधिक होती है, वहां पे विनियोग की मात्रा अधिक होने से उन प्रांतों या क्षेत्रों में शीघ्र विकास होने लगता है। इसके विपरीत क्या होगा, जहाँ पे संस्थागत सुविधाओं का अभाव पाया जाएगा वहां पे क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाएगा, वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। दूसरा कारण हम देखेंगे साहसियों की उपलब्धता, ठीक है। जिस क्षेत्र में या एक देश में साहसी जिस क्षेत्र में ज्यादा निवास करते हैं, मतलब कि जहां पे लोग अपनी आय को रिस्क लगाकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उस क्षेत्र, ठीक है, वहां की भौगोलिक परंपरा के आधार पर साहसी उपलब्धियों की अधिकता होती है, ठीक है। मतलब कि जिस देश में साहसी अधिक होंगे वहां पे क्षेत्रीय विकास बहुत अधिक होगा, ठीक है। और जस्ट अपोजिट क्या होगा, जहाँ पे साहसियों की कमी होगी, ठीक है, जो अपनी पूंजी नहीं लगाना चाहते, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वहां पे क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाएगा, वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार है तीसरा कारण बचत एवं विनियोग की प्रवृत्ति, ठीक है। बचत एवं विनियोग की प्रवृत्ति, आर्थिक विकास में बचत और विनियोग की प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण होती है। जिन प्रांतों में बचत और विनियोग की प्रवृत्ति अधिक होती है वहां पे पूंजी निर्माण की दर उतनी ही ऊंची होती है। इसके विपरीत जिन प्रांतों में नीचे होती है, ठीक है, या बचत और विनियोग की मात्रा कम होती है, वहां पे विनियोग की मात्रा कम होती है, जिसके कारण वहां क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होती है। अगला कारण हम देखेंगे उपभोग की प्रवृत्ति, ठीक है। उपभोग की प्रवृत्ति, यदि किसी क्षेत्र विशेष में उपभोक्ता परंपरागत वस्तुओं का उपभोग करता है और नई उपभोग या नई वस्तुओं की उपभोग पर वह ध्यान नहीं देता है, वहां पे आर्थिक विकास कम होगा, ठीक है। इसके विपरीत क्या होगा, जिस प्रांतों या जिस देशों में उपभोक्ता नई नई वस्तुओं का उपभोग करना पसंद करता है वहां पे साहसी क्या करेंगे, रिस्क लगाकर नई वस्तुओं का उत्पादन करने पसंद करेंगे, जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा और आर्थिक विकास वहां पे होगा, ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ परंपरागत वस्तुओं का ही
मतलब उपभोग कर रहे हैं, वहां पे क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाएगा, वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला कारण हम देखेंगे साधनों की गतिशीलता। ठीक है, साधनों की गतिशीलता भी है क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न करने के कारण। किसी भी देश में विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लिए क्या होता है, उत्पादन के साधनों में गतिशीलता हो सकती है। ठीक है, किंतु साधनों में विभिन्न प्रांतों और उनमें उद्यान क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता कम होती है, जिससे योग्य आय साधन उन प्रांतों में क्षेत्र नहीं जाते हैं जिसमें उसकी अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए विभिन्न प्रांतों या क्षेत्रों में असंतुलन होती है। उसी प्रकार हम अगला कारण हम देखेंगे परिवहन के साधन। ठीक है, जिस क्षेत्र में या जिस देश में परिवहन के साधन सस्ती होगी वहां पे क्षेत्रीय विकास बहुत अधिक होगा, क्योंकि लोगों की आय में वहां पे बचत होगी। ठीक है, जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं अपने वस्तुओं का, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनको वहां पे परिवहन लागत कम लग रही है, जिससे उनकी आय में बचत हो रही है, जिससे क्षेत्रीय विकास बहुत तेजी गति से होगा। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जहां पे क्षेत्रीय विकास के लिए वहां परिवहन साधन या लागत अधिक है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति होगी, क्योंकि वहां पे लोगों की आय में ज्यादा बचत नहीं हो पाती है। अगला हम देखेंगे सार्वजनिक विनियोग नीति। ठीक है, सार्वजनिक विनियोग नीति का क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक विनियोग नीति का प्रांतीय और क्षेत्रीय असंतुलन विकास को जन्म देता है। यदि सरकार केवल विकसित प्रांतों या उनके लाभदायक क्षेत्रों में विनियोग करती है तो उससे आर्थिक असंतुलन बढ़ता है। यदि सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर समान ढंग से साधनों को अनुकूलतम प्रयोग कर आर्थिक विकास करना हो तो देश में संतुलन का विकास होता है। ठीक है, मतलब कि देश या सरकार क्या करेगी, वो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं भारत का। ठीक है, जहाँ पे एक विकसित राज्य और विकासशील राज्य में भेद नहीं करेगा। ठीक है, राष्ट्र का विकास करना है, इस उद्देश्य से सभी क्षेत्रों को इक्वल महत्व देगा, तो वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति नहीं आएगी। अगर भेदभाव की स्थिति आती है, सिर्फ विकसित राज्य को ही सपोर्ट करता है, तो वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अगला कारण हम देखते हैं निर्यात की संभावना। ठीक है, जिस प्रदेशों में निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन की अधिक संभावना होती है वहां तेजी से विकास होता है। उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी भुगतानों के लिए तथा निजी क्षेत्र अधिक लाभ कमाने के लिए विदेशी मुद्राओं को अर्जित करने के लिए क्षेत्रों एवं उद्योगों में निवेश करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा देश जहां पे निर्यात योग्य वस्तु अधिक है वहां पे क्षेत्रीय विकास बहुत तेजी गति से होगा, लेकिन जहां पे क्षेत्र निर्यात योग्य वस्तुओं कम है। ठीक है, सिर्फ वहां पे सार्वजनिक सेवाओं के लिए ही वस्तुओं का उपलब्ध कराया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, वहां पे क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। अगला कारण हम देखते हैं श्रम की उपलब्धता। ठीक है, जिस देश में श्रम मतलब श्रमिक, ठीक है, उपलब्ध बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उपलब्ध होने के साथ साथ वहां पे उनको शिक्षा का विकास है। ठीक है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसको चलाने में ठीक है सफल रहते हैं, तो वहां पे विकास बहुत तेजी गति से होगा। लेकिन जिस देश में श्रमिक हैं लेकिन वह अशिक्षित हैं, ठीक है, अशिक्षित होने का परिणाम क्या होगा उनका, कि उनके पास तकनीकी होने के बावजूद भी उनका हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्षेत्रीय विकास बहुत कम हो पाएगा और जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। अगला कारण हम देखते हैं प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, विभिन्न उद्योगों के लिए अधिकांश क्या होता है, कच्चा माल की प्रवृत्ति प्राप्ति होता है। ठीक है, अतः जिन प्रांतों में ठीक है, अगला कारण हम देख रहे हैं प्राकृतिक कारण, जिसके अंतर्गत कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, सामान्यतः विभिन्न उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चा माल की प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब नेचर से प्राप्त होती है। अतः जिन प्रांतों या जिन देशों में प्राकृतिक साधन कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होते हैं वहां उसी प्रकार उद्योगों का विकास होगा। जिन प्रांतों में कच्चा माल जैसे कि खनिज पदार्थ आदि की उपलब्धता नहीं होती वहां आर्थिक विकास बहुत धीमी गति से होगा। उसी प्रकार हम दूसरा कारण हम देखेंगे उपयुक्त जलवायु। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन के अगले कारण है क्षेत्रीय असंतुलन।
ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन कैसे? जिन प्रांतों की जलवायु जिन उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त होती है वहां की स्थापना केवल उन्हीं प्रांतों को की जाती है। इसी प्रकार जलवायु विकास भी निर्धारित करती है। ठीक है। अगला हम देखेंगे उपजाऊ भूमि। ठीक है। उपजाऊ भूमि क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करती है या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण है। ठीक है। कैसे? जिस प्रांत में या जिस देश में उपजाऊ भूमि अधिक होगी, जाहिर सी बात है वहां पे किसी भी वस्तुओं की उत्पादन अधिक होगी, वहां पे क्षेत्रीय विकास होगा या आर्थिक विकास होगा। लेकिन जिस देश में उस देश की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है, जिससे वहां पे उत्पादन में कमी आएगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला हम देखते हैं चौथा, शक्ति साधनों की उपलब्धता। शक्ति साधनों की उपलब्धता से आशय जैसे कि पवन शक्ति हुआ, विद्युत शक्ति हुआ, ठीक है, तेल शक्ति, कोयला शक्ति, जल शक्ति, परमाणु शक्ति आदि। ठीक है। जहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी उन प्रांतों का विकास बहुत तेजी गति से होगा। इसकी विपरीत क्या होगी? इसकी कमी होगी, अभाव होगी, वहां पे असंतुलन उत्पन्न हो आ जाएगा। उसी प्रकार हम अगला कारण हम देखते हैं राजनीतिक कारण। ठीक है। राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं पहला कारण राजनीतिक स्थिरता। ठीक है। राजनीतिक स्थिरता का कैसे प्रभाव पड़ता है? राजनीतिक स्थिरता जिस देश में जिन प्रांतीय सरकारें या राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होती है, ठीक है, वहां की विनियोगकर्ताओं के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी सरकार अधिक विनियोग हेतु प्रोत्साहन देती है, जैसे जिससे आर्थिक विकास में तेजी से विकसित होता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट। ठीक है। सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट भी है एक क्षेत्रीय असंतुलन को प्रभावित करने वाले कारण में, जिसमें है कि जिस क्षेत्र में सरकारें छूट देगी, ठीक है, कैसे? जैसे कि बिक्री कर हुआ, बिजली हुआ, पानी, भूमि, ब्याज दर। ठीक है। मतलब यहाँ जिस भी देश में इस क्षेत्र में अगर छूट देती है तो वहां पे आर्थिक विकास बहुत तेजी गति से होगा, क्योंकि लोग प्रेरित होंगे और नई नई वस्तुओं का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जिस क्षेत्र में इन सभी चीजों में छूट प्राप्त नहीं होती वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। अगला हम देखेंगे हम लोग सामाजिक कारण। ठीक है। सामाजिक कारण में पहला हम देखेंगे जातिवाद। ठीक है। तो जिस भी देश में जातिवाद की भावनाएं या छुआछूत की भावनाएं, ठीक है, प्रभावित अधिक मात्रा में करेगी, उस क्षेत्र में विकास बहुत कम धीमी गति से बढ़ेगा। ठीक है। और जिस क्षेत्र में रूढ़िवादी, ठीक है, छुआछूत की भावनाएं, भेदभाव की भावनाएं, जातिवाद की भावनाएं प्रभावित नहीं करती, वहां पे विकास बहुत तेजी गति से होगा और वहां पे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार हम अगला हम देखेंगे प्रारंभिक सुविधाएं। ठीक है। प्रारंभिक सुविधाएं का क्या प्रभाव पड़ता है? जिससे किसी भी देश में विशेष उद्योग पहले से काम कर रहा है तो उसमें स्थान पर अन्य उद्यमी उद्योग स्थापित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मुख्यतः विकासशील देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है।